गैस क्या है? अ स्टेट ऑफ मैटर विच हैज मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन की संभावना बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। नहीं समझ में आया? अभी समझेंगे। यहाँ ले लिया एक कंटेनर सॉलिड का, एक कंटेनर ले लिया हमने लिक्विड का, और एक कंटेनर ले लिया हमने गैस का। चलिए अब सॉलिड में क्या लिखेंगे कि मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास पास है, डिस्टेंस बहुत कम है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है, मतलब कि अट्रैक्शन की संभावना ज्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होने के कारण इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। कंपैरिजन में लिक्विड को देखें तो मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर हो गए, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ गया, मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अब दोनों के कंपैरिजन में गैस को देखते हैं तो गैस में क्या है, मॉलिक्यूल्स बिल्कुल दूर दूर है, डिस्टेंस अच्छी खासी है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ गया, मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ही कम हो गया। ये गैस के चरित्र होते हैं, कैरेक्टर है गैस के। अब हम टॉपिक के अनुसार ये देख लें कि गैस कितने प्रकार के होते हैं। तो गैस दो प्रकार के होते हैं, एक रियल, एक आइडियल। तो रियल गैस क्या होते हैं, आइडियल गैस क्या होते हैं? आइडियल गैस होते ही नहीं है, सारे गैस रियल होते हैं। किसी कंडीशन में रियल गैस ही आइडियल की तरह बिहेव करते हैं। वो कंडीशन क्या है? पहला है टेम्परेचर, दूसरा है प्रेशर। अगर हम लोग टेम्परेचर हाई कर देते हैं तो रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करने लगेगा, अगर प्रेशर को लो कर देते हैं तो रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करने लगेगा। लेकिन पता कैसे चलेगा कि रियल गैस ने आइडियल की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया है? तो रियल गैस में क्या होता है कि इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, और मॉलिक्यूल्स के बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो रियल गैस अपनी चरित्र को भूल जाता है। नो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो पहला पॉइंट हमने देखा नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जबकि रियल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल होता है। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं कि किसी कारण से अगर दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा भी जाते हैं तो चार्ज लॉस करते हैं। रियल में चार्ज लॉस करते हैं, लेकिन आइडियल में ऐसा कुछ नहीं है। नो लॉस ऑफ एनर्जी। रियल में एनर्जी लॉस करते हैं तो टकराते हैं, और आइडियल में ऐसा कुछ नहीं होता। तीसरे में हम लोग क्या देखते हैं, तीसरे में ये देखते हैं कि हर गैस में मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल के साइज भी होते होंगे, तो मॉलिक्यूल जगह भी लेते होंगे, और मॉलिक्यूल बिखरे रहते हैं। सारे मॉलिक्यूल को समेट के हम लोग ने अगर एक जगह कर दिया, समेट के अगर एक जगह कर दिया तो यहाँ भी अच्छा खासा जगह ले लेंगे, एक जगह पे हो जाएंगे। लेकिन आइडियल में मॉलिक्यूल्स अपने चरित्र को भूल जाते हैं, एकदम छोटे छोटे हो जाते हैं, इतने छोटे कि अगर एक जगह रखा जाए तो सिमट के रह जाएंगे, इनके एग्जिस्टेंस का पता ही नहीं चलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल, जो कि इस कंडीशन में नहीं होता है। चौथा देखते हैं। अब चौथा जो है अपने सिलेबस से डायरेक्टली रिलेटेड है। आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है। आइडियल गैस इक्वेशन, रियल गैस जो है इसे फॉलो नहीं करता। PV इज नॉट इक्वल टू nRT। ओके, PV इज इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन है। आपके बुक में शायद दूसरा भी लिखा होगा, दूसरा ही लिखा होगा, कुछ भी हो सकता है, शायद कुछ ऐसा लिखा होगा। दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही सही है, बस थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, लेकिन दोनों ही सही है। मैं अब उसे यहाँ पे क्लियर कर दूँ। तो P से अपना आता है प्रेशर, ये तो सब जानते हैं, V से वॉल्यूम, P से प्रेशर। तो प्रेशर कभी भी आपको अगर इक्वेशन में दिया रहेगा तो 1 एटमॉस्फेयर 2 एटमॉस्फेयर है ना, तो 1 एटमॉस्फेयर विच इज इक्वल टू 760 torr, which is equal to 10 13 25 पास्कल। ये मेरा एस है, ठीक है। ये V फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम का तो पता ही होगा,
लीटर में या फिर मिलीलीटर में दिया होगा। 1000 ml इज इक्वल टू 1 L, है ना। n मतलब क्या है, अब सवाल आता है कि n मतलब क्या है। तो n फॉर नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या। r, यहाँ पे r का मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका एक ही वैल्यू होता है 0.08206, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और T फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर कभी भी डिग्री सेल्सियस में नहीं, केल्विन में लीजिएगा। अगर डिग्री सेल्सियस में भी दिया है तो 273 से ऐड कर दीजिएगा, हो गया केल्विन। क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा 273 से, है ना। केल्विन का असली मान होता है 273.15, ठीक है, एक डिग्री तक। चलिए, हमने इसे तो समझ लिया, अब नीचे वाले को समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि थोड़ा अलग होता है, तो P से प्रेशर, V से वॉल्यूम, यहाँ पे M दिया हुआ है, तो M फॉर मास ऑफ गैस, जो भी गैस दिया है उसका मास। R मतलब, अब यहाँ पे R और यहाँ का R, दोनों R में फर्क है। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, गैस जो भी हो वैल्यू एक ही लगेगा, लेकिन यहाँ प्रत्येक अलग अलग गैस के अलग अलग वैल्यू होते हैं। R मतलब कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। कांस्टेंट T मतलब टेम्परेचर, फिर से आप समझ ही चुके होंगे। अब हम इसे और अच्छे से समझेंगे लॉज के माध्यम से। अपने पास कुछ 4 लॉ है, उन चारों लॉ को हम पढ़ेंगे और आइडियल गैस इक्वेशन को अच्छे से समझेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन को अच्छे से समझेंगे तो समझते हैं हम लोग बॉयल्स लॉ से। बॉयल्स क्या कहते थे, बॉयल्स कहते थे कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। जब हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं, कुछ ना करें, ऊपर ना करें, नीचे ना करें, कम ना करें, ज्यादा ना करें, तो देखने को ये मिलेगा कि जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तब प्रेशर घट रहा है, और जब प्रेशर घट जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ जा रहा है। जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं हम लोग, होली आ रहा है ना 2 महीने बाद, हाँ 2 ढाई महीने बाद, तो पिचकारी बना देता हूँ कुछ इस प्रकार से। चलिए, अब मेरा पिचकारी रेडी हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि आपको बताऊंगा कि इसके पास वॉल्यूम अच्छा खासा है, मैंने प्रेशर नहीं लगाया है तो वॉल्यूम अच्छा खासा है। लेकिन जब मैंने प्रेशर लगाया, यानी कि मैंने प्रेशर अगर ज़्यादा किया तो मेरा वॉल्यूम कम हो जाएगा, ये नीचे तक गिर जाएगा, मेरा वॉल्यूम कम हो जाएगा। मतलब एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, साथ ही साथ नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली। सॉल्व कैसे करेंगे तो आपको पता होगा, नथिंग मीन्स वन, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट आता है वीपी का, वी मल्टीप्लाई पी वीपी, ये अपना फॉर्मूला बन जाता है। अब हम कंपेयर करके देखते हैं कि किस प्रकार से एक कंडीशन में मेरा प्रेशर क्या है और दूसरे कंडीशन में मेरा प्रेशर क्या है। वी पी, ये पहला कंडीशन, वी पी ये दूसरा कंडीशन। अब पहले कंडीशन में देखता हूं कि मेरा वॉल्यूम 3 है और प्रेशर 4 है। दूसरे कंडीशन में मैंने अपना वॉल्यूम बढ़ा दिया तो मेरा प्रेशर कितना होगा, x होगा। लेकिन इतना पता है कि कम हो जाएगा क्योंकि मेरा वॉल्यूम कंपैरेटिवली बढ़ गया है दूसरे कंडीशन में। तो पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन, ये तो आपको लिखना आता ही होगा। तो मेरे x का वैल्यू क्या आ जाएगा इस प्रकार से 2। मैंने कहा था ना कम हो जाएगा कंपैरेटिवली, कम हो गया। इसमें 4 है, इसमें 2 हो गया, मतलब एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो एक बढ़ रहा है, यह है बॉयल्स लॉ। अब देखते हैं चार्ल्स लॉ। इन्होंने क्या कहा था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
ये हम फिजिक्स से रिलेट कर पाएंगे। आपने कभी रेल की पटरी देखी होगी, आपने रेल की पटरी देखी होगी, बीच में गैप्स भी देखे होंगे। वो गैप इसलिए होते हैं कि जब हीट के कारण जब रेलवे का पटरी जब एक्सपैंड करे तो गाड़ी डिरेल ना हो, ट्रेन डिरेल ना हो। अगर हम गैप्स नहीं छोड़ते और हीट मिलता तो हीट मिलने के कारण आपस में टकरा के डिरेल भी हो सकते थे, तो डिरेल होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती। इसीलिए हम एक गैप दे देते हैं, छोटे छोटे गैप्स दे देते हैं। कहने का मतलब ये कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कोई भी वस्तु, कोई भी धातु अपना एरिया, अपना लेंथ, अपना वॉल्यूम एक्सपैंड करती है, बढ़ाती है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जब टेम्परेचर में राइज आता है तो कोई भी चीज अपना एरिया, अपना लेंथ या फिर अपना वॉल्यूम बढ़ाती है। दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। जैसे कि मेरा वॉल्यूम 4 है, टेम्परेचर मेरा 10 का है, मान लेते हैं। हालांकि केल्विन में लेंगे, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इसको मैंने कर दिया कम, 5 कर दिया, ये अपने आप कम हो जाएगा, है ना। मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं इसको, इसी चीज को v बाय टी, v बाय टी। यहाँ भी डिवाइड हो रहा था, यहाँ भी डिवाइड हो रहा था, यहाँ भी 2 से डिवाइड हुआ, यहाँ भी 2 से। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ इक्वेशन, कंपेयर करके देख लेते हैं। तो v और t पहले कंडीशन में और v और t मेरे दूसरे कंडीशन में। यहाँ लूँगा मैं 7 डिग्री सेल्सियस, जो कि 280 केल्विन हो जाएगा। हम लोगों को केल्विन में ही लेना है। ये मैं लूँगा 5 और यहाँ मैं लूँगा 10। मैंने यहाँ कम है तो मेरा टेम्परेचर भी कम है, यहाँ मेरा वॉल्यूम बढ़ गया तो टेम्परेचर भी डबल होगा। आप देखिएगा डबल होगा, करके देखते हैं। Vt पहले कंडीशन के, Vt दूसरे कंडीशन के। तो पहले कंडीशन में क्या है, मेरा 5 है और केल्विन में कितना है, 280 है। तो मेरा वॉल्यूम कितना है दूसरे कंडीशन में, 10 है और टेम्परेचर हमें नहीं पता। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5x 2800, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 2800। x का वैल्यू क्या आएगा मेरा, 560। 560 मेरा x का वैल्यू आ रहा है, तो टेम्परेचर मेरा कितना होगा, 560 केल्विन। आपको भरोसा नहीं हो रहा, 5 1 जा 5 5 सा 5 6 सा 560 हो गया। इस प्रकार से अब हम देखते हैं तीसरा लॉ, गैलोसैक लॉ। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। अब इनका जो ये लॉ है, ये डेफिनेशन भी हो सकता है ना। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, P इज इक्वल टू T, यानी कि P बाई टी कंपेयर करना होगा तो P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2। आप ऐसे कर सकेंगे, और जिस प्रकार से हमने पहले इक्वेशन सॉल्व की है आप उसी प्रकार से कर सकते हैं। फिर से बता दूं, उन्होंने क्या कहा था कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन वॉल्यूम इज कीप्ट कांस्टेंट। चलिए मैं लंबा समय ना लेते हुए इसे भी मिटा देता हूँ। अब आते हैं कंबाइंड गैस इक्वेशन पे। कंबाइंड गैस इक्वेशन। अब कंबाइंड गैस इक्वेशन क्या है, तो हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैलोसैक लॉ को कंबाइन कर देते हैं। पहले बॉयल्स लॉ क्या कहते थे, P इज इक्वल टू 1 बाय V ऐसा, या फिर V इज इक्वल टू 1 बाय P ये कहते थे। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये बॉयल्स का नियम था। ठीक है, चार्ल्स क्या कहते थे, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये कौन कहता था,
ये चार्ल्स कहते थे। गैलियो से क्या कहते थे? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये गैलियो-सेक कहते थे। अब हम इन तीनों को कंबाइन करेंगे, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम पी वी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है, पी वी लिख दिया। अब P बराबर T, P बराबर T गैलियो-सेक लॉ, T को यहाँ लगा दिया, P बराबर T, और V बराबर भी T चार्ल्स लॉ, तो V इज इक्वल टू T। मैथमेटिकली अगर हमको सॉल्व करना हो तो किस प्रकार से करेंगे? पी वी बाय टी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। कंपैरिजन सॉल्व करना होगा तो P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2। ये हमारा कॉम्बाइंड गैस इक्वेशन है, कॉम्बाइंड गैस इक्वेशन, गैस इक्वेशन है। चलिए, हमने इसको तो समझ लिया। अब हम आते हैं एवोगैड्रो के नियम पे। एवोगैड्रो क्या कहते थे? अब हम नंबर ऑफ मोल को सीरियसली लेंगे, अभी तक तो नहीं लिया, अब लेंगे। एवोगैड्रोस लॉ, ये क्या कहते थे कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल व्हेन प्रेशर एंड टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। कांस्टेंट, मान लीजिए मेरे पास दो कंटेनर है, कंटेनर 1, कंटेनर 2, इसमें मैंने कुछ गैस रखे x, इसमें मैंने अलग गैस रखे y, दोनों के वॉल्यूम 7 लीटर्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसमें गैस है, इसमें मोल भी उतने ही होंगे, जितने मोल इसमें है उतने नंबर ऑफ मोल इसमें भी होंगे, ये कह सकते हैं। या फिर अगर हमने कुछ छोटा कंटेनर दिया 5 लीटर का, 5 लीटर का, उसमें गैस भर दी है, तो जो मॉलिक्यूल इसमें होंगे x के, उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें भी होंगे y के। अब तीसरा कंडीशन लीजिए कि दोनों गैस मैंने सेम लिए, x और x, दोनों गैस मैंने सेम लिए, लेकिन मैंने वॉल्यूम को अलग कर दिया, 7 लीटर और 5 लीटर। तो इसमें 7 लीटर के अनुसार ही अटेंगे, इसमें 5 लीटर के अनुसार ही अटेंगे। ये इनका नियम था एवोगैड्रो का। इस इक्वेशन को कैसे लिखा जाएगा? V इक्वल टू n, V इज इक्वल टू n, मतलब कि V बाई n, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जब दो कंडीशन दिए रहेंगे तो कैसे हम लोग कंपेयर करेंगे? तो V1 बाई n1 इज इक्वल टू V2 बाई n2, डन, एवोगैड्रोस लॉ। और इसी चार लॉ को मिलकर बनता है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि है PV इज इक्वल टू nRT। समझते हैं? बॉयल्स ने क्या कहा था? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, है ना, यानी कि VP एक जगह लिख देंगे, या फिर PV एक जगह लिख देंगे। चार्ल्स ने क्या कहा था? चार्ल्स ने कहा था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, तो V बाई T ऐसा लिख देंगे। गैलियो-सेक ने क्या कहा था? गैलियो-सेक ने कहा था कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। तो इसको कैसे लिखेंगे? P बाई T ऐसा भी लिख देंगे। लेकिन अभी हम लोग इसे, इसे और इसे कंसीडर करते हैं, इसे, इसे और इसे कंसीडर करते हैं। PV यहाँ लिख दिया, PV लिख दिया, V बराबर T लगा दिया, P बराबर T लगा हुआ है,
अब एवोगैड्रो पे आते हैं। एवोगैड्रो पे देखिए V इज इक्वल टू एन, V इज इक्वल टू एन लगा दिया। अब गैस कांस्टेंट तो लगाना ही है, ये लग गया हमारा गैस कांस्टेंट PV इज इक्वल टू nRT। अब इस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके क्लियर हो जाते हैं कि ये चीज़ है क्या। इसको मैं मिटा दूँ, कन्फ्यूजन होगी। आइडियल गैस पे हम थोड़ा काम कर लेते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन P V इज इक्वल टू nRT। चलिए आइडियल गैस इक्वेशन पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि STP का जब भी जिक्र करेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो स्टैंडर्ड वैल्यू टेम्परेचर का 273 होता है स्टैंडर्ड वैल्यू। तो प्रेशर का कितना होगा 1 एटमॉस्फेयर। इसके साथ R का वैल्यू आपने पढ़ लिया होगा अब तक 0.08206, वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारे पास 12 ग्राम कोई सैंपल गैस है, 12 ग्राम का, जिसे रखा गया है 19.2 लीटर के कंटेनर में, और पूछा यह गया है कि STP पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे उसका मॉलिक्यूलर वेट बताओ। तो PV इज इक्वल टू nRT। P अपना स्टैंडर्ड है, मतलब कि 1, वॉल्यूम अपना 19.2 लीटर, एन नहीं पता, R का वैल्यू 0.08206, टेम्परेचर का स्टैंडर्ड वैल्यू 273 केल्विन, 273। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन वो गैस जो 19.2 लीटर कंटेनर में है वो कितना है 12 ग्राम है। अगर वो 1 ग्राम होता तो उसके हिसाब से कंटेनर कितना होता, कंटेनर का वैल्यू कितना होता 1.6, डिवाइड कर दिया 0.08206 मल्टीप्लाई 273। ठीक है, अब हम जब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा 22.4023 कुछ इतना आएगा, जिसे हम डिवाइड कर देंगे 1.6 से। 1.6 से डिवाइड करते ही इसका वैल्यू कितना आ जा रहा है 14 आंसर आ गया। वेट पूछा था 14 ग्राम पर मोल, ये अपना आंसर हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। अब हम दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से देख लेते हैं एक बार। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम नहीं पता, वॉल्यूम x कर दिया, और गैस CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका वैल्यू क्या होता है C का मास नंबर कितना होता है 12। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है हमारा 16, जो कि 2 बार है, तो कितना हो जाएगा 16 2 32 प्लस 12 44। गुड, लगाना क्या है PV इज इक्वल टू nRT, और पता क्या लगाना है कि अगर मेरा CO2 गैस 2.34 ग्राम है तो हमें वॉल्यूम पता लगाना है। मेरा CO2 कितना है, मेरा CO2 2.34 ग्राम है। इसको मैं सब कवर कर देता हूँ, सही रहेगा। तो STP पे हमें इसका वैल्यू निकालना है, STP स्टैंडर्ड प्रेशर टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर, तो प्रेशर मेरा स्टैंडर्ड पे 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम नहीं पता, एन एन का वैल्यू मेरे पास 2.34 है, आर का वैल्यू सबको पता है 0.08206, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 273 से,
और जो मेरा ये कार्बन डाइऑक्साइड है 2.34 ग्राम, इसको हम डिवाइड कर देंगे 44 से। 44 से मेरा वैल्यू निकल के आया। चलिए अब सबसे पहले मैं करूँगा क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा। मेरा आंसर कितना आएगा, मेरा आंसर आएगा 2240238 कितना आ जाएगा। फिर जो बच्चा वैल्यू उसे लिख दें 4/44। ओके, अब सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपना 44। ओके 44, इसको हम डिवाइड कर देंगे 44 से। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, अपना आंसर आ रहा है 1.19। निकालना क्या था, वॉल्यूम लीटर में आएगा 1.19 लीटर, ये अपना आंसर हो जाएगा। चलिए तो हम समझ चुके हैं, आप भी समझ चुके होंगे आशा करता हूँ। आज के लिए इतना।